नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा तो बिहार में अब उपचुनाव की ही होगी। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और इसके लिए उम्मीदवारों का ऐलान तो देखिए दोनों गठबंधनों ने, जो पुराने गठबंधन है इंडिया ब्लॉक ने और एनडीए ने कर दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी नई पार्टी जनसुराज ने 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तीसरा जो सबसे पहले घोषित हुआ तरारी, वह फंस गया है। और चौथे रामगढ़ का ऐलान 5 उम्मीदवार विचार के योग्य माने गए हैं। यह बात अभी से थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर ने बताई है और कहा है कि कल इन 5 नामों में एक को उम्मीदवार हम बनाएंगे। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर तो ठीक है, नए सिरे से उम्मीदवार तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि हम अच्छे लोग लाएंगे और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन यदि दोनों गठबंधनों को देखें, एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक, हम यह देख रहे हैं, ये परिवार से बाहर निकलने का साहस नहीं कर रहे और उपचुनाव में बहुत संक्षिप्त कार्यकाल का यह उपचुनाव है, तो इसमें भी मौका दे सकते थे। और जब हम राजनीतिक लोगों से बात करते हैं और जो बात कही जाती है कि बिहार में नए लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, तो जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं रिक्ति कहाँ है। दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, सभी के उम्मीदवार चाहे जीते हुए या हारे हुए, वे ही आगे के लिए भी चल रहे हैं। और देखिए, नए प्रयोग में लालू यादव की बात छोड़ दीजिए, न तेजस्वी यादव हिम्मत कर पा रहे हैं और न नीतीश कुमार हिम्मत कर पा रहे हैं। बीजेपी भी पीछे हट जा रही है। प्रशांत किशोर के प्रयोग का क्या होगा, यह भविष्य हम और आप नहीं जानते हैं और यह भविष्य मौन क्रांति से तय होगा। तो देखिए, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुछ प्रयोग नहीं करना चाहते, नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते, इसका यदि एक आशय निकालें तो यह आशय यह भी निकलता है कि इन दोनों को या इसमें बीजेपी को भी शामिल कर ले, इन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि बिहार के लोग मत हमारे नाम पर देते हैं या हमारी क्षमता इतनी है कि हम जीत लेंगे चाहे जिसे उम्मीदवार बना दे। भय इस बात का है कि यदि परिवार से अलग हटे, जो बड़े बन गए हैं, उनके बेटों की परवाह नहीं की, बहुओं की परवाह नहीं की, बेटियों की परवाह नहीं की, तो वो मुझे हरा देंगे। तो नीतीश कुमार भी भयभीत, तेजस्वी यादव भी भयभीत, बीजेपी भी भयभीत। आपने देखा ना, बेलागंज में किस तरीके से उम्मीदवार दिए गए। आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे, सांसद बन गए सुरेंद्र यादव, उनके बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव को टिकट दिया। मतलब विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश। जेडीयू ने बिंदी यादव की पत्नी, जो पहले एमएलसी रही हैं, मनोरमा देवी, उन्हें टिकट दिया। अब इमामगंज में देखिए, जीतन राम मांझी लगातार हमलावर होते रहे हैं लालू परिवार पर, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई, पहले बेटे को मंत्री बनाया और अब बहू दीपा मांझी को टिकट दिया। यहां देखिए, आरजेडी ने किसी परिवार वाले को नहीं, पुराने साथी को टिकट दिया है, क्योंकि उदय नारायण चौधरी ने इंकार कर दिया था। उम्मीदवार का संकट था तो रोशन मांझी। और जन सुराज पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है, जो कम फीस में बच्चों का इलाज करते हैं और कोरोना काल में वह लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय थे। बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, एक नया प्रयोग प्रशांत किशोर का। तरारी की बात हम कर ही रहे थे, देखिए विशाल प्रशांत, बीजेपी ने भी बाहुबली सुनील पांडे के बेटा को चुना। वहां राजू यादव, देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, माले, तो राजू यादव माले से लड़ेंगे। जन सुराज का लोचा तो हमने और आपने जान ही लिया कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह अब तरारी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम बिहार में दर्ज नहीं है। रामगढ़ में भी देखिए परिवारवाद कैसे चला। जगदानंद सिंह बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष, 1990 से राजद को जब कभी सत्ता में आने का मौका मिला, महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेटे सांसद हो गए सुधाकर सिंह। अजीत सिंह अब एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, पहले बीजेपी में भी चले गए थे। और तीसरे बेटे पुनीत सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं।
अशोक सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो परिवार से बाहर नहीं निकल रही है पार्टियां, नए लोगों को अवसर नहीं दे रही है, और यह दिखता है कि किसी भी गठबंधन के नेतृत्व में इस बात का भरोसा नहीं है कि सिर्फ हमारे दम पर, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, उम्मीदवार मत देखना, मुझे देखना, सभी जगह मैं खड़ा होता हूं। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में यह तस्वीर तो नहीं दिखती है, इस उपचुनाव में विशेषकर। अजीत जी। देखिए, ये सिर्फ हम लोग अभी बात तो करेंगे बिहार के उपचुनाव की और बिहार की 4 सीटों की, लेकिन ये एक नेशनल फिनोमेनन है, ये पूरे देश की परिघटना है। कोई भी स्थापित पार्टी, कोई भी पारंपरिक पार्टी, कोई भी पारंपरिक गठबंधन, वो किसी नए प्रयोग में नहीं जाना चाह रहा है, कोई नया चेहरा नहीं लाना चाह रहा है। जहां बहुत ही मजबूरी हो रही है या कोई एक्सेप्शनल नेता है जो जिसने काम किया है उसको टिकट देना है, तो वो अपवाद के तौर पर ही है। बाकी जो सब लोग स्थापित लोग हैं, जो लोग पहले से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव हारे या जीते हैं, उनको टिकट देना है या उनके परिवार से किसी को टिकट देना है। ये पूरे देश का फिनोमेनन है। देखिए, आपने प्रधानमंत्री की बात कही और एक दिन पहले ही दिल्ली में हमने देखा अरविंद केजरीवाल आजकल जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, आप उम्मीदवार मत देखिए, आप हमको वोट करिए। तो ये अरविंद केजरीवाल भी यही बात कह रहे हैं। तो ये जो जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चुनाव जहां राष्ट्रपति अध्यक्षीय प्रणाली में होता है, वहां भी ये बात नहीं कही जाती है। वहां भी एक व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव अपने चेहरे पर लड़ता है, और बाकी जो सीनेट के या पार्लियामेंट की जो जिस हाउस का भी चुनाव होता है वो कैंडिडेट पर होता है। ये फिनोमेनन अपने ही देश में देखने को मिल रहा है। और एक और बात हम इसमें यहाँ ध्यान में लाना चाहेंगे कि कल मतलब जो बीता हुआ कल है, रविवार को प्रधानमंत्री वाराणसी में थे अपने चुनाव क्षेत्र में, और उन्होंने ये बात दोहराई कि परिवारवाद इस देश की राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख युवाओं को आगे ले आएंगे राजनीति में जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ये कितने स्वागत की बात है भाई, कितने आदर्श की बात है, कितनी आदर्शवादी बात है ये कि हम 1 लाख ऐसे युवाओं को ले आएंगे जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं और उनको हम राजनीति में आगे करेंगे। ये बात जिस समय प्रधानमंत्री ने कही वाराणसी में और अपने विशेष विमान में सवार हुए, उसी समय महाराष्ट्र की सूची आई बीजेपी की, और महाराष्ट्र की सूची में कोई नया चेहरा ही नहीं था। 99 कैंडिडेट आए, जिसमें 89 तो वही थे जो रिपीट हो गए। 89 तो अपने एमएलए ही उनके रिपीट हो गए। जो बाकी बचे 10 थे वो भी पहले से लोग राजनीति कर रहे थे। उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक चौहान जो एमपी हैं, उनकी बेटी को भी मिल गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे हैं, उनके बेटे को भी मिल गया। मुंबई के अध्यक्ष हैं आशीष सेलार, उनको आशीष सेलार को भी मिल गया, उनके भाई विनोद सेलार को भी मिल गया। तो ये हर जगह बड़े नेताओं के बेटे को, उनके भाई को, उनकी बहू को, सबको आपने टिकट दे दिया। आपने 1 घंटे पहले कहा कि हम 1 लाख ऐसे युवा ले आएंगे जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं। सेम कहानी आप बगल के प्रदेश में देखिए, झारखंड में 7 मुख्यमंत्री हुए हैं ज्ञानेश्वर जी, 7। अभी तक हिस्ट्री में 24 साल में 7 मुख्यमंत्री हुए झारखंड में, और उन 7 मुख्यमंत्रियों के परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल 7 मुख्यमंत्रियों का, वो मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे निर्दलीय हो, हर मुख्यमंत्री के परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीजेपी से लड़ रहा है। तो ये कहने की बात है, आदर्श की बातें हैं कि हम नए लोगों को मौका देंगे, नया आदमी। अब आप सोचिए कि कोई नया आदमी क्यों आएगा राजनीति में, जब उसको पता है कि टिकट नहीं मिलनी है, उसको पता है कि जो लोग पहले से स्थापित हैं, जिन लोगों का झंडा जमा हुआ है, गड़ा हुआ है, जो परिवार के जिस परिवार का कोई ना कोई सदस्य पहले से किसी पद पर है, उसी को टिकट मिलेगी। तो कोई क्यों अपना अच्छा करियर दाव पर लगा करके, या अपना कोई कारोबारी है वो दाव पर लगा करके राजनीति में आएगा? सिर्फ झंडा ढोने के लिए, नारे लगाने के लिए कोई क्यों आएगा? अब ये कोई आजादी की लड़ाई तो हो नहीं रही है, कोई कॉज पॉलिटिक्स में है नहीं, किसी सरोकार के लिए तो राजनीति हो नहीं रही ना, राजनीति तो सत्ता के लिए हो रही है। आजादी की लड़ाई हो रही होती तो हम कहते कि आदर्शवादी नौजवान आप शामिल होइए, जान की बाजी लगाइए। ये तो सत्ता की राजनीति हो रही है, और आप टिकट देंगे सिर्फ उन्हीं को जिनको आप ही ने पार्टी नहीं बड़ा बनाया है, या जो किसी न किसी पद पर है। तो ये इस तरह से तो आप नौजवानों का रास्ता ही बंद कर रहे हैं। कोई प्रयोग बिहार में नहीं कर रहे हैं, आप नौजवानों का रास्ता। अजीत जी, हम एक और देखते हैं कि देखिए 2005 में नीतीश कुमार कहते थे, जब बाहुबलियों को चुनाव लड़ाया जा रहा था, बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे, लालू यादव ने शुरुआत की थी, और उसके पहले कांग्रेस ने भी, चाहे वीर मोहबिया की बात कर लें, वीर बहादुर सिंह की बात कर लें, पुराने वक्त की। लेकिन लालू यादव के वक्त नीतीश कुमार जब जंगल राज से खात्मे की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहते थे कि बाघ के सामने बकरी को लड़ाएंगे क्या? तो देखिए, बाघ के सामने बकरी
को नहीं लड़ाया गया, बाघ के सामने बाघ को ही लड़ाया गया। लेकिन यह परंपरा आगे भी चलती रही और यदि आपने कहीं बचने का प्रयास भी किया तो पत्नी को टिकट दे दिया, बेटे को टिकट दे दिया और कह दिया इनके खिलाफ तो कुछ नहीं है ना, इनके खिलाफ कुछ नहीं है ना। तो नए लोग या पार्टी में जो लोग समर्पित हैं, वे तो अब बिल्कुल ही निराश रहे कि उनके लिए कोई जगह है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, वह बस जिंदाबाद करते रहे और झंडा ढोते रहे, यही स्थिति तो बन गई है। हाँ, देखिए ये बड़ी निराशा की स्थिति है, ये बड़ी बहुत निराशा की स्थिति है और इसी वजह से चुनाव जो है ना बड़ी यंत्रवत तरीके से लड़ा जा रहा है, जी। मशीनी अंदाज में लड़ा जा रहा है। पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ने की मशीनरी बन गई हैं। हुँ, ये सब मशीन के अंदाज में चुनाव लड़ रहा है, जो हम लोग चुनाव जिस तरह का देखे हुए हैं अपने बचपन में या अपने शुरुआती दिनों में, वो जो उत्साह होता था, जो मेला त्योहार पर्व की तरह होती थी, उस तरह के तो चुनाव अब हो नहीं रहे हैं, क्योंकि नहीं, कार्यकर्ताओं नहीं। की भागीदारी नहीं है। हुँ, कार्यकर्ता उस तरह से भागीदार नहीं हो रहा है। और दूसरे, आज हर नेता को सुनिए, ये नेता यहाँ मिलते हैं, हमको भी आपको भी मिलते होंगे, वो पैसे का महत्व बताते हैं कि आजकल कार्यकर्ता बिना पैसा लिए तो जाता ही नहीं है। तो भाई, आपका कार्यकर्ता बिना पैसा लिए क्यों जाएगा? उसको हुँ, दूसरी क्या चीज मिलनी है जिसके लिए वो राजनीति करे? पहले तो कार्यकर्ता के मन में ये उम्मीद होती थी ना कि हमको भी मौका मिल सकता है, हम भी विधान पार्षद बन बिल्कुल। सकते हैं, हम भी काउंसलर का चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी एमएलए एमपी हो सकते हैं। अब तो उसकी ये उम्मीद खत्म हो गई है। जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 1200 परिवार है, तो 1200 परिवार है, 1200-1300 परिवार है, उन्हीं के लोग काउंसिल में भी हैं, उन्हीं के लोग एमएलए हैं, उन्हीं के लोग एमपी हैं, उन्हीं के परिवार के लोग ही चुनाव आगे लड़ रहे हैं। तो ये जो अभी चुनावों में जो डिटोरिएशन हम लोग देख रहे हैं जी, कि नारा लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है आपको, जी, बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी में बिना 2000-5000 रुपया दिए आदमी नहीं बैठ रहा है। आप उसमें तेल डलवाइए और झंडा लगवाइए और पैसा खाने पीने का दीजिए और ऊपर से दूसरा और पैसा भी दीजिए, तब आ रहा है। ये चीजें बिल्कुल। हम लोग दिल्ली में देखते थे कि हुँ, दिल्ली में क्या होता था कि दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी छुड़ा करके रैलियों में ले जाया जाता था। हुँ, तो उसको जो दिहाड़ी मजदूरी होती थी उतना पैसा देना होता था। जब दिहाड़ी मजदूरी 100 रुपए थी तो 100, जब 500 हुई तो 500। और आप जाइए चौराहों पर जहां मजदूर खड़े होते थे, वो लोग को अपने टेम्पो में भर लीजिए और उसके हिसाब से दिहाड़ी दे दीजिए, वो लोग चले जाते थे। तो ये स्थिति तो बिहार में भी हो गई, उत्तर प्रदेश में भी हो गई। पार्टियों के पास अब कोई समर्पित कार्यकर्ता है स्कॉर्पियो नहीं। में 5वां आदमी नहीं बैठना चाहता है जी, जी अब स्कॉर्पियो बिल्कुल में नहीं। 5वां आदमी और देखिए हाँ, यदि नहीं। हम हाँ, और यदि हम बिहार की दूसरी पार्टियों की भी बात करें, जब कोई नई पार्टी जन्म लेती है या सक्रिय होती है, देखिए जीतन राम मांझी ताकतवर हुए, नई पार्टी बनाई उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। देखिए मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी बनाई, उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएम बनाया, इसके पहले आरएलएसपी। तो इनके भी जो उम्मीदवार होते हैं, वो भी इधर-उधर से टहल रहे लोग ही होते हैं। उनकी पार्टी से ले आए, इनकी पार्टी से ले आए, हैं? अभी आपने देखा वीआईपी को 3 सीटें मिली, उम्मीदवार किसे बनाया गया? उस पार्टी से आ गए, इस पार्टी से आ गए। यही स्थिति होती है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार हों, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार हों। तो परिवार और इधर-उधर टहलते रहने वाले तो नए लोग जो प्रशांत किशोर, देखिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा, फिर से दोहराया कि चाहे स्थितियां परिस्थितियां जो हो, हम घिसे पिटे लोगों को, हम नए लोगों को मौका देंगे और हम प्रयोग से नहीं डरते हैं। क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम परिवर्तन की बात करें, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा यह पता नहीं, लेकिन यह तो है ना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव किसी प्रयोग करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। एक नया चेहरा है जो प्रयोग करना चाहता है, सफलता विफलता यह तो बिहार की जनता को पता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। बहुत जी, मतलब ये बड़ा गंभीर विषय है राजनीति के लिए, बिहार के लिए, ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। जी, ये बड़ा सवाल है जो आपने हुँ, उठाया है आज। और इसमें देखिए ये बड़ा डीप रूटेड है ये पूरा मामला। ये जी, सिंपल बहुत साधारण मामला नहीं है। आप आज हुँ, सुरेंद्र यादव आज एक दिन में नहीं बने हैं। सुरेंद्र यादव बिल्कुल, 4 दशक में बने हैं। हुँ, तो आपने 4 दशक में जो उनको बनाया है, जितना सक्षम बना दिया, अब आप जोखिम नहीं ले सकते हैं कि आप उनकी अनदेखी कर सकें। ये हुँ, हर पार्टी के साथ ये संकट है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि भाई लालू यादव ने ही नवादा में राजबल्लभ यादव को इतना बड़ा बनाया। लालू बिल्कुल, यादव के साथ, उन्हीं की पार्टी के साथ राजबल्लभ यादव इतने बड़े हुए और जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने अपने भाई को चुनाव में हुँ, खड़ा करा दिया और आरजेडी को हरवा दिया। क्या पता, हो सकता है कि आरजेडी जितना जितना नजदीकी लड़ाई थी, हो सकता है आरजेडी का चुनाव जीत जाता अगर हुँ। राजबल्लभ यादव ही लड़े होते या राजबल्लभ यादव ने बगावत नहीं की होती तो। और देखिए क्या जो पता मेरी क्या हो जाता। जानकारी है अजीत जी कि देखिए तेजस्वी यादव अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, बीभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी और रजौली के विधायक प्रकाश बीर को टिकट देने नहीं जा रहे हैं। और इस बात की संभावना से भी इनकार मत कीजिए कि ये दोनों हो सकता है कि जेडीयू में शामिल जेडीयू हो में जाए चले और जाए। जेडीयू के उम्मीदवार हो जाए। हाँ, बिल्कुल, तो वही कह रहे हैं। आपने एक आप
अपना एक ऐसा इतना बड़ा बना देते हैं नेताओं को, पार्टियां जी, लगातार, क्योंकि हम लोगों क्या क्या है, अमेरिका में देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति 2 ही बार आप लड़ सकते हैं, उसके बाद तीसरी बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बिल्कुल। दुनिया के अनेक देशों में इस तरह का प्रावधान है कि लोग 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं, 3 बार चुनाव लड़ सकते हैं। अपने ही देश में सीपीआई ने नियम बनाए हुए कि राज्यसभा में हम 2 बार से ज्यादा किसी को नहीं भेजेंगे। हालांकि जी, लोकसभा में उनके यहाँ भी नियम नहीं है, हुँ, लेकिन इस तरह के नियम के की अनुपस्थिति में ऐसा कोई बाधा नहीं है कि आप कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए कई बार लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतते-जीतते वो लोग इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो लोग, पार्टियां उनकी अनदेखी नहीं कर सकती हैं, पार्टी उनको छोड़ नहीं सकती है। लोभ लालच आदमी का खत्म नहीं होता है, सत्ता का मोह खत्म नहीं होता है। और आजकल जो सारा विधायक का पद हो या एमपी का पद हो, सिर्फ सत्ता के लिए है, और सत्ता में बैठ करके आप पैसा बनाते हैं, बाहुबल बनाते हैं, आप आदमी बनाते हैं इतना कि आप किसी को डैमेज कर सकते हैं। आप चुनाव जीते बिल्कुल। न जीते, लेकिन पार्टी को हरवा सकते हैं, आपकी ये हैसियत बन जाती है। तो पार्टियों और दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव जीतना सबसे बड़ी बात है कि हुँ, हमको चुनाव ही जीतना है हर हाल में। अगर सारी पार्टियां ये नियम बना ले एक तरह की, हम हारे चाहे जीते हम अच्छा कैंडिडेट देंगे, जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे प्रशांत जी, किशोर के इस आइडिया पर, तो हुँ, अपने आप ये चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन पार्टियां ये नहीं सोचती हैं कि हम अच्छा उम्मीदवार लगाएंगे। पार्टियों को चुनना है कि हम विनेबल जो होगा, जिसमें विनेबिलिटी होगी, उसको चुनेंगे। हुँ, अगर नहीं चुना किसी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि चूंकि जो आदमी जीत रहा है वो किसी आइडियोलॉजी से नहीं बंधा है, कोई विचारधारा से नहीं बंधा है, तो पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो वो चुप होकर नहीं बैठेगा। जैसा आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टियों में होता है कि बिल्कुल, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप चुप होकर के बैठ गए या पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हुँ, वो होता नहीं है प्रादेशिक पार्टियों में, और आजकल तो हम कांग्रेस और बीजेपी में भी देख रहे हैं कि नहीं होता है, लोग बागी हो जा रहे हैं। विचारधारा खत्म हो गई है ना, इसका मतलब बिल्कुल, विचारधारा बिल्कुल, होती, अगर विचारधारा की से बंधे होते तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी आप पार्टी की सेवा करते। तो जी, विचारधारा खत्म हो गई है। पैसा कमाना, पावर हासिल करना राजनीति का एकमात्र मकसद हो गया है। लगता है कि एकदम अगर अगर पावर नहीं रहा, अगर हम एमएलए एमपी नहीं रहे, तो ऐसा लगता है लोगों को कि नंगे हो गए, कपड़ा उतार दिया गया हमारा। तो जहां ये भावना आ जाएगी, वहां आप किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं, जो हम अभी हुँ, नवादा का एग्जाम्पल दे रहे थे। बिल्कुल, तीसरी बात इसमें यह है कि अगर दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, आप जिस पार्टी में है उस पार्टी ने नहीं दिया, तो जो दूसरी, बिल्कुल ही दूसरी विचारधारा वाली पार्टी है, वो आपको दे देगी। क्योंकि हुँ, उस पार्टी को भी विचारधारा से मतलब नहीं है, आपको भी विचारधारा से मतलब नहीं है। तो ये तो मतलब अजीब से दुष्चक्र में फंस गई है देश की राजनीति भी और बिहार की राजनीति भी। अरे बिहार आप की राजनीति खासतौर और से, बिहार में अच्छे लोगों का संकट या फिर यूँ कहें कि जो बिहार के बारे में जो सोच रहे लोग होते हैं, वे भी कैसे किनारे लगाए जाते हैं। देखिए जब शाहनवाज़ हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री बने, तो एक उम्मीद जगी और मुझे याद है कि नीतीश कुमार भी पसंद कर रहे थे और बिहार के लोग भी वाह-वाह कर रहे थे। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार खत्म हुई, महागठबंधन की सरकार आई और इस दरमियान जो घंटे थे जब सरकार बदल रही थी, शाहनवाज़ हुसैन दिल्ली से पटना की फ्लाइट में थे। वे कहते भी हैं कि जब मैं दिल्ली से टेक ऑफ कर रहा था तो मंत्री था और पटना में लैंड किया तो पूर्व मंत्री हो गया। लेकिन फिर से जब एनडीए की सरकार बनी तो शाहनवाज़ हुसैन किनारे कर दिए गए। एक उम्मीद की किरण बने थे। तो जो उम्मीद की किरण बनता है, वह किनारा हो जाता है। वह किनारा हो जाता है। ऐसी ये भी राजनीति में एक गंभीर तख्ता संकट है। है, राजनीति में तख्ता पलट होता है तो ज्ञानेश्वर जी, ऐसी होता है। जब हवाई जहाज में उड़े थे नवाज शरीफ, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जी, और जहाज में ही थे तब तक नीचे जनरल मुशर्रफ ने कू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, जहाज से उतरे बिल्कुल। तो हट हुँ, गए। तो वो तख्ता पलट होता है, बिहार में भी वो तख्ता पलट ही था, गठबंधन बदल हुआ और सरकार बदल गई। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ क्या है, जो आपने शाहनवाज हुसैन का एग्जाम्पल दिया, हम हुँ, उसी पर आ रहे थे। अब दूसरी चीज जो राजनीति में महत्वपूर्ण हो गई है, वो है स्वामी भक्ति। हुँ, तो स्वामी भक्ति का मामला इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप अमुक नेता के साथ रहे हैं तो हमारे स्वामी भक्त नहीं हो सकते, हमारे प्रति आपकी निष्ठा क्वेश्चनेबल है, तो बिल्कुल। हम आपको किनारे लगा देंगे, हम आपको निपटा देंगे। हुँ, तो ये जो निजी निष्ठा का मामला हो गया है, इससे भी जो योग्यता है नेता की, जो काबिलियत है, वो दोयम दर्जे का मामला हो गया। आप कितने योग्य हैं, आप कितने काबिल हैं, इस पर विचार नहीं होगा। आप कितने निष्ठावान हैं, जी। आपकी लॉयल्टी प्रूवन है कि नहीं है प्रूवन, हुँ, और उसमें भी आप किसी और के प्रति लॉयल रहे हैं तो हमारे प्रति होंगे या नहीं, ये संदेह। तो ये हुँ, सब चीजें भी अच्छे नेताओं को, अच्छे लोगों को राजनीति से दूर कर रही है। हुँ, किसी पहले तो कोई उम्मीद नहीं है, फिर उम्मीद आपने मेहनत करके अपनी जगह बनाई भी है, तब भी ये है कि आप पार्टी या विचारधारा या काम के प्रति निष्ठावान है या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप हमारे प्रति, नेता के प्रति निष्ठावान है कि नहीं है, नेता के प्रति स्वामी भक्त है या नहीं है, ये बात आ जाती है। तभी आप देखिए, जब नेताओं का करिश्मा काम करता है तो उस समय नेता प्रयोग करते हैं, उस बिल्कुल। समय नए लोगों को ले आया जाता है।
हुँ। लेकिन वो नए लोग ऐसे नहीं होते हैं जो अपने दम पर राजनीति में खड़े हुए हों, अपने दोनों पैरों पर खड़े हों। वो उसी उस करिश्माई नेता की निष्ठा के दम पर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो राजनीति का कोई भला नहीं करते हैं। ये बात नहीं, हम लोगों ने ये देखी तो जो साफ दिखाई पड़ता है ना। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कितना फ़र्क हो जाता है। लोकसभा चुनाव में जीते हुए सांसदों को देखिए, हम और आप मानते हैं, सभी मानते हैं कि बिहार के सांसद ऐसे सांसद बहुतायत में हैं, जिन्हें लोग नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में चेहरे से भी नहीं जानते हैं। और वे सांसद कैसे बन गए? देखिए, जेडीयू के तो अधिकांश सांसद हाँ, अधिकांश ये वैसे ही हैं। हाँ, यदि 1-2 को छोड़ दीजिए, तो वे नीतीश कुमार के नाम पर, बीजेपी से गठबंधन के नाम पर, हुँ, लोजपा से गठबंधन के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है, तो ये नेता इतने डर जाते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रयोग से, अरे नहीं, इसको नहीं देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, इसको नहीं देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, यहाँ भूमियाद हो जाएगा, यहाँ यादव हो जाएगा। सुन रहे हैं? प्रशांत किशोर भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि देखिए, हमने जो परिवारवाद को चुनौती दी है, यदि बेलागंज में राजद ने कहीं प्रयोग करने का साहस कर लिया और सुरेंद्र यादव के बेटे को उम्मीदवार न बनाकर किसी मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया, तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ, वे भी इस बात को लेकर सशंकित थे, लेकिन बाद में वे इस बात से संतुष्ट हुए कि चलो, लड़ना तो सुरेंद्र यादव के बेटे से, ये जीत हार देखिए अलग चीज है। तो ये तो मतलब प्रयोग की बात हुई कि लोकसभा में आप प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन विधानसभा में प्रयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन लोकसभा में भी प्रयोग करते हैं तो कोई अपने दम पर खड़ा नेता नहीं ले आते हैं, आप अपना स्वामी हाँ, भक्त ले आते हैं। बिल्कुल जो स्वामी आपका भक्त। स्वामी भक्त है, जो निष्ठावान है, उसको ले आकर के आपने बना दिया, बिना मुँह का नेता है, आता है, हाज़िरी बनाता है, अपना पार्लियामेंट से भत्ता लेता है और चला जाता है अपने क्षेत्र में। और क्षेत्र में भी नहीं जाना है उसको, क्षेत्र में भी वो क्या काम करेगा जब उसको पता है कि हमको मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर जीतना है या लालू जी के नाम पर जीतना है, जब उसको उसकी वो अपनी मेहनत वो बंद कर देता है, वो राजनीति करना बंद कर देता है, वो जनता का काम करना बंद कर देता है, या वो इस लायक होता ही नहीं है कि वो किसी का भला कर सके। तो ऐसे लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, निष्ठावान लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं। अब आइए, जो आपने दूसरी बात कही कि ये जो विधानसभा चुनाव में आकर के और चीजें खत्म हो जाती हैं। विधानसभा चुनाव में आप सिर्फ निष्ठावान को भी नहीं चुन सकते हैं और नए को भी नहीं चुन सकते हैं। उसमें तो उसी को चुनना होगा जो बड़ा बन गया है, चाहे पार्टी के नाम से बना है या अपने दम पर बना है, ठेकेदारी करके, रंगदारी करके, चाहे जिस तरह से उसने पैसा कमाया हुआ है। अगर उसके पास पैसा है, उसने लोगों का काम किया हुआ है, तो उसको देना चाहिए। विनेबिलिटी ही फैक्टर हो जाता है आकर के अल्टीमेटली, चूंकि जितना छोटा चुनाव होता जाएगा, उतने नजदीकी मुकाबले की, उतने टकराव की गुंजाइश ज्यादा रहती है, उतना ही बिल्कुल। लोकल इक्वेशन काम करना होता है, उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। हुँ, कभी कभी ही लहर बनती है छोटे चुनाव में, नीचे के चुनाव में। लोकसभा चुनाव में तो अक्सर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं और कई बार राष्ट्रीय मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे, ये सब रहते हैं जिनके नाम पर, बड़े मुद्दों के नाम पर चुनाव हो जाता है। और इसी वजह से बहुत सारी पार्टियां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव मिलाने से मना भी करती हैं, क्योंकि उनको हुँ, लगता है कि राज्यों के चुनाव पर भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। अब जैसे अभी या प्रशांत किशोर का प्रयोग है, प्रशांत किशोर के सफल होने की जो जो सबसे ज्यादा संभावना है, जिस चीज से संभावना है, वो इसी बात से है कि जो बिहार की स्थापित पार्टियां हैं वो कोई प्रयोग नहीं करती हैं, वो नए लोगों को आगे नहीं ले आती हैं। और कई बार इस मामले में ऐसा होता है कि वो जनभावना को नहीं समझ पाती बिल्कुल। कि जनता की भावना क्या है। कई बार वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपने जो 6 बार जिसको एमएलए बनाया हुआ है और इस बार फिर लड़ रहा है, उससे लोग कितने नाराज हो सकते हैं। हुँ, या जिस व्यक्ति को पहले एक बार हरा दिया था, इस बार फिर उसको नहीं जिताएंगे क्योंकि उसी बार सोच लिया था कि अब इसको नहीं जीतने देना है। तो ये इस बात का लोग आकलन नहीं करते हैं। सर्वे करके, लोगों की जनभावना को समझ के, लोगों के मुद्दों को समझ के चुनाव लड़ने का की टेंडेंसी अभी डेवलप नहीं की है बिहार में पार्टियों ने। राष्ट्रीय जी, स्तर पर बिल्कुल। तो कई पार्टियों हुँ, ने कर लिया और हुँ, दक्षिण में पार्टियां ये बात करती हैं। दक्षिण में पार्टियां इस तरह से काम करती हैं कि वो लोगों की भावनाओं को सर्वे कराती हैं, लोगों की फीडबैक लेती हैं। जी। बिहार में नहीं लेते हैं लोग। बिहार में ये हुँ, मान लेते हैं कि ये इस जाति के हैं, जिस जाति का वहां 20% वोट है या जिस जाति का 50,000 वोट है। पहले तो ये क्राइटेरिया बना लिया। दूसरा, उस जाति पर असर रखने वाला व्यक्ति ये है। जी, तीसरा, इस व्यक्ति के पास साधन है, पैसे हैं, और इस आधार पर आपने कैंडिडेट बना दिया। देखिए, सुरेंद्र यादव सिंपल इसी आधार पर है कि यादव वहां इतनी संख्या में यादव हैं। दूसरे यादव के सबसे बड़े नेता सुरेंद्र यादव हैं। तीसरे, बिल्कुल। उनके पास संसाधन है जिससे वो दूसरी जातियों के भी वोट ले आ हुँ, सकते हैं या टक्कर दे सकते हैं। मीडिया में अपना कैंपेन चला सकते हैं लोगों को। तो इस क्राइटेरिया पर आपने चुन लिया। यही प्रशांत किशोर की बड़ी ताकत है कि वो बकरी, बाघ के सामने बकरी लड़ाए। वो हुँ, दिए और तूफान की लड़ाई बना दे, कि दिए और तूफान की लड़ाई बना दें कि और ये नारा जो चलता है, जो कई बार हम लोगों ने देखा, जब कि लोग कहते हैं कि रावण रथी विरथी रघुवीरा, वो तो तुलसीदास ने लिखा हुआ है। तो रावण जी, रथी बिल्कुल। विरथी रघुवीरा आप कहिए कि हमारा पैदल सेना है हमारे पास और हम बिना साधन हुँ, के हैं और ये अच्छा आदमी है।
और वो जो ताकतें हैं वो उन ताकतों के पास कहाँ से पैसा आया, ये सवाल भी उठाया जाए कि भाई कहाँ से आपको इतना पैसा आया, या कहाँ से इतना बाहुबल आया, कहाँ से आपकी इतनी गाड़ियां घूम रही हैं। तो ये इनकी ताकत है कि ये इस लड़ाई को अंडरडॉग की तरह अगर लड़ेंगे तो इनको फायदा है। अगर ये भी उसी लड़ाई में चले जाएं, या जैसा कि ये घबरा रहे थे कि अगर उन लोगों ने भी किसी अंडरडॉग को खड़ा कर दिया तब क्या करेंगे, तब तो लड़ाई इवन हो जाएगी, फिर तो आपका अंडरडॉग का कार्ड नहीं चलेगा ना। तो इस बात पर लेकिन प्रशांत किशोर इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि बिहार का कोई नेता प्रयोग करने नहीं जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी नहीं कर रही है, उसने भी जब जब वही लकीर के फकीर बने हुए हैं, पूरी पॉलिटिक्स को आप इसी बाइनरी में देख रहे हैं कि जो सबसे मजबूत है उसको लड़ाएंगे तो जीतेगा, कमजोर आदमी बाघ बकरी कैसे लड़ाए। तो फिर प्रशांत किशोर के लिए हमेशा मौका है, उनके लिए हमेशा मौका है कि वो लोग बिना प्रयोग नहीं करेंगे, आजमाए हुए लोगों को, घिसे पीटे चेहरों को आगे करेंगे, जिनसे जनता उबी हुई है, जिनके कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है, उन लोगों को टिकट देंगे। उनके बरक्स अगर नया आदमी आता है तो उसको मौका बन सकता है, जैसा हम लोगों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समय देखा था कि 70 के 70 सीटों पर ऐसे लोग लड़ रहे थे, एक आधा पांच छोड़ दीजिए, जिनको कोई नहीं जानता था। तो लोगों को लगा कि ये क्लीन स्लेट है, इसको देते हैं, क्या पता ये काम करे, हमारे लिए अवेलेबल रहे। और मुझे लगता है अजीत जी कि इस बार दिवाली और छठ, इसके तुरंत बाद बिहार का उपचुनाव होगा 4 विधानसभा क्षेत्रों का। तो दिवाली और छठ में जो बिहार में लोग वापस आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं, देश भर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वे भी अपना एक विजन लेकर आएंगे, उम्मीद लेकर आएंगे, और इस बार घर में राजनीति होगी कि बिहार की स्थिति क्या है, बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। और इसमें भी देखना होगा कि प्रबंधन क्या होता है प्रशांत किशोर का, क्योंकि बाकी लोग तो कोई प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, बाकी लोग का प्रबंधन का भी तरीका सबको पता है कि बूथ मैनेज करो। एक बूथ पर जहां हम लोग जब हम देखे थे, जब सक्रिय रूप से चुनाव में राजनीति में, तो 200 रुपया जाता था बूथ पर, अब तो 10,000 रुपया भी कम हो गया। 10,000 रुपया जाने पर भी बूथ में बसता के साथ 10,000 रुपया भी जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं कि 10,000 में क्या होगा। अब तो शराबबंदी के बाद जो है तो वो सामान भी महंगा ही मिल रहा है, दाम जितना होता था उससे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो लोग उस 10,000 पर भी संतुष्ट नहीं है जी। तो इतना पैसा इन लोगों का तो वही मन प्रबंधन है ना कि खूब सारी गाड़ियां घुमाओ, खूब लोगों को पैसे बांटो और जिसको जो चाहिए सो दे दो। तो वो प्रबंधन फॉर्च्यूनर शो हो रहे हैं, फॉर्च्यूनर शो हो रहे हैं, आगे लाठी पहने वाले लोग बिल्कुल हो रहे हैं कि फॉर्च्यूनर से कितनी फॉर्च्यूनर से रैली निकल रही है। पहले पैदल जुलूस निकलता था, फिर बाद में मोटरसाइकिल बाइक से जुलूस निकलने लगा, फिर गाड़ियों के जुलूस निकलने लगे, और वो गाड़ियों के काफिले के वीडियोज बना करके सोशल मीडिया में डाले जाते हैं। ये पावर शो किया जाता है कि ये ताकत है हमारे नेता की। तो इसको भी ऐसा थोड़े है कि 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो सब आदमी इस बात को पसंद कर रहा है। थोड़े से लोग होंगे जो इन चीजों को पसंद करते होंगे, लेकिन बाकी लोगों को इससे मतलब नहीं है। तो वो नए प्रयोग के साथ जा सकते हैं, वो अंडरडॉग के साथ जा सकते हैं, वो अच्छे उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं। जब उन्होंने आजमाए हुओं को, वो सोच सकते हैं कि हम जिनको आजमाया हुआ है वो उसके पास कोई नई दृष्टि नहीं है, नया विजन नहीं है, तो हम नए आदमी को देखते हैं। ये हो सकता है, इसके लिए इसमें कोई संदेह नहीं होगी है। और आपने कहा कि जो प्रवासी आएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे, वो जो बाहर देख रहे हैं वो देख करके आएंगे, मतलब अपने साथ लेकर के आएंगे उसकी धारणा, उसकी भावना, और वो प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं। बिहार में हो सकता है कि भले कहीं लोग नहीं जानता हो, लेकिन बिहार के बाहर जो बिहारी हैं वो जान रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए, राष्ट्रीय मीडिया के जरिए। देखिए, प्रशांत किशोर राष्ट्रीय स्तर पर जितना उनको मीडिया दिखाता है, बिहार के किसी नेता को नहीं दिखाता। एक समय था जब लालू यादव दिखाए जाते थे, लेकिन वो मजाक में दिखाया जाता था। वो मतलब एक जैसे लालू यादव खुद भी कहते थे कि जोकर की तरह उनको प्रेजेंट किया जाता था। राष्ट्रीय मीडिया कोई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत महान बना के पेश करता था, उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन वो इस बात को मजाक उड़ाने देते थे क्योंकि उनको पता था कि इस तरह से हमारी जनता को एक मैसेज पहुंच रहा है। तो उस तरह प्रशांत किशोर को लेकर के जितना राष्ट्रीय मीडिया दिखाता है, और वो अपनी बिहारी आइडेंटिटी को जिस तरह से फ्लॉन्ट करते हैं, बिहारी आइडेंटिटी अभी छिपाते कभी नहीं है वो, तो उससे पूरे देश में जहां बिहारी लोग रहते हैं वो उनको जानते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत ही बढ़िया एक चुनाव रणनीतिकार हैं, और तमाम बड़े लोग उनकी मदद की है उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने में। तो वो लोग आकर के इस बात की चर्चा जरूर करेंगे अपने यहाँ जब आएंगे, और काफी सारे लोग उसमें रुके भी रहेंगे, चूंकि चुनाव, छठ के तुरंत बाद चुनाव होना है। 13 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को छठ का भोरिया घाट है, सुबह का घाट है, तो लोग रुकेंगे, वोट डालने के समय तक रुके भी रहेंगे। तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा, उसका प्रशांत किशोर को फायदा मिलेगा। और अगले जो 4 दिन छठ का होगा, उसमें जो नैरेटिव बिल्ड करेंगे वो लोग इस बात के पर जोर दे सकते हैं, जैसा हमारी उम्मीद है। क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली के लोगों से भी बात होती है, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर मुद्दे तो सही उठा रहे हैं, तो वो जाके ये बात वहां भी कह सकते हैं कि भाई इतने दिन से तो आपने सुरेंद्र यादव को ही चुना है, तो आप सुरेंद्र यादव को चुन दिया तो अब उनके बेटे को भी चुन देंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बंधक बना लिया है चुनाव क्षेत्र को।
जी, चुनाव क्षेत्र किसी एक नेता का तो बंधक नहीं है ना, 3 लाख का वोटर है तो आप नए प्रयोग करिए। भाई ये सवाल भी उठेगा ना कि क्यों जगदानंद सिंह और बिल्कुल। सुधाकर सिंह और अजीत सिंह क्यों वही लोग आएँगे खाली? गुरमीत सिंह, जी, और क्यों बिल्कुल। संतोष सुमन और जीतन राम मांझी और दीपा मांझी? तो ये हो सकता है कि उनकी अपनी जो कम्युनिटी है, जो बहुत लिमिटेड जो एक कम्युनिटी के लोगों को ये अच्छा लगता हो कि हमारे नेता के बच्चे ही आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस कम्युनिटी से बाहर तो लोग सोच सकते हैं ना दूसरे दूसरे के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। कम्युनिटी जातियां तो मान लीजिए कि हम मानते हैं कि कई बार जातीय अस्मिता के दायरे में लोग बंधे होते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जी, जो उस जातीय उससे नहीं बंधे हैं उस धागे से, वो तो कुछ नए प्रयोग के बारे में सोच सकते हैं कि जो नया आदमी आ रहा है, एक जो जिस तरह के लोग ले आ रहे हैं प्रशांत किशोर, आप मान लीजिए गणित के प्रोफेसर हैं जिनको उन्होंने खड़ा कर दिया बेलागंज में। जी। हाँ, हाँ, वो खिलाफत हुसैन को। खिलाफत हुसैन को तो वो हुँ, गया में, और उनके परिवार के लोग भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो खुद भी बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं। तो जी, ऐसा आदमी कोई आ रहा है अपने इतने वर्षों के मतलब जो हम बार-बार कहते हैं अपनी संचित पुण्यता, संचित पूंजी, जो जी। सामाजिक सम्मान उसने अर्न किया है, जो उसने हासिल किया है, उसको दाँव पर लगा कर के कोई चुनाव लड़ने आ रहा है, तो क्यों नहीं लोग उसको पसंद कर सकते हैं? क्यों नहीं लोग उसके साथ जा सकते हैं? अच्छा, ये चलिए भी कई बार सोचा जाता है, बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी, हमने कई बार देखा है लोगों को हुँ, कि लोग कहते हैं कि अरे इनके पिताजी को तो एमपी बना ही दिए हैं ना, तो दूसरे आदमी को देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। होता है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि एक आदमी को हरा दिया तो अगली बार सहानुभूति में लोग वोट देते हैं कि अरे पिछली बार हरा दिए थे, तो इस बार दे देते हैं। तो जी, वो उस एंगल से भी देखें तो इस बार तो जिताया है सब लोगों ने जिन सांसदों को, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के लाइन पर जाकर के लोग विधानसभा में वोट दे दें। वो तो बिल्कुल देखना डिफरेंट लाइन होगा। पर जा सकते हैं। तो देखना होगा कि देखिए बिहार में प्रयोग होता है, नहीं होता है या फिर जो बात कही जाती है कि बिहार की राजनीति में परिवार, ठेकेदार और रंगदार ही सर्वोपरि है, यह सिलसिला आगे भी चलता रहता है। तो देखिए बिहार विधानसभा के उपचुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।